नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आज अपना आता है प्रमुख टॉपिक, जिसमें प्रमुख शिलालेखों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कौन कौन से शिलालेख हैं और वो कौन कौन से स्थान पर है, और राजस्थान के प्रमुख प्रशस्ति एवं शिलालेख। आज किसके बारे में चर्चा करेंगे? राजस्थान की प्रमुख शिलालेख, जिसमें इतिहास जानने के स्रोत। साथियों, इतिहास को दो तरीकों से जाना गया है, जिसमें पहला आता है पुरातात्विक। कौन सा? पुरातात्विक। पुरातात्विक। और दूसरा कौन सा है? साहित्यिक। दूसरा कौन सा है? साहित्यिक। दूसरा कौन सा है? साहित्यिक। साथियों, दूसरा कौन सा है अपना? साहित्यिक। और पहला कौन सा है? पुरातात्विक। इसी प्रकार इतिहास जानने के दो स्रोत हैं, जिसमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक। पुरातात्विक के अंतर्गत साथियों अभिलेख, सिक्के। पुरातात्विक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जिसमें अभिलेख, सिक्के। पुरातात्विक के अंतर्गत अभिलेख आ गया, सिक्के। और तीसरा कौन सा है साथियों? स्मारक। और कौन सा है? चित्रकला। इतिहास जानने के दो स्रोत हैं, जिसमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक। और साहित्यिक के अंतर्गत, पुरातात्विक के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के एवं स्मारक एवं चित्रकला आती है। जबकि साहित्यिक के अंतर्गत, साहित्यिक दो प्रकार का होता है, जिसके अंतर्गत पहला है देशी साहित्यिक, देशी साहित्य। एवं दूसरा कौन सा है? विदेशी साहित्य। देशी साहित्य एवं विदेशी साहित्य। इतिहास जानने का जो दूसरा तरीका है, साहित्य है, जो साथियों उसके अंतर्गत दो है, जिसमें देशी साहित्य एवं विदेशी साहित्य है। देशी साहित्य भी दो प्रकार का होता है, जिसमें धार्मिक, जिसमें पहला कौन सा है? धार्मिक। एवं दूसरा कौन सा है? गैर धार्मिक। धार्मिक और गैर धार्मिक। देशी साहित्य के अंतर्गत दो भागों में बांटा गया है इसको, धार्मिक और गैर धार्मिक। इस धार्मिक के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, इस धार्मिक के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, दूसरा कौन सा है? बौद्ध साहित्य। और तीसरा कौन सा अपना? जैन साहित्य। इसी प्रकार साथियों धार्मिक के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य। जबकि विदेशी साहित्य के अंतर्गत यूनानी साहित्य, यूनानी साहित्य। दूसरा कौन सा है? अरबी साहित्य। यूनानी साहित्य हो गया, अरबी साहित्य हो गया। साथियों विदेशी साहित्य के अंतर्गत यूनानी, अरबी और तीसरा कौन सा है? चीनी साहित्य। कौन सा साहित्य? चीनी साहित्य। साथियों अपन आज पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों के बारे में, जिसके अंतर्गत शिलालेख, जिसके इतिहास जानने के दो स्रोत हैं। इतिहास जानने के दो स्रोत, जिसमें पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक एवं चित्रकला को रखा गया है। जबकि साहित्य के अंतर्गत, साहित्य दो प्रकार का, देशी साहित्य एवं विदेशी साहित्य। देशी साहित्य के अंतर्गत दो प्रकार का है, जिसमें धार्मिक एवं गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। जबकि विदेशी साहित्य के अंतर्गत यूनानी साहित्य, अरबी साहित्य और चीनी साहित्य। तो साथियों अपन पुरातात्विक विभाग राजस्थान के अंतर्गत और भारत के अंतर्गत पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब की गई, इनकी चर्चा करेंगे। तो साथियों देखिए, भारत के अंतर्गत पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? प्रमुख स्मारकों के, प्रमुख अभिलेखों के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण
विभाग की स्थापना। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना साथियों अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा कब की गई? 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1861 ईस्वी में। जबकि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य की शुरुआत राजस्थान में राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण की शुरुआत साथियों कब की गई? 1871 में। कब? 1871 के अंतर्गत 1871 में किसके द्वारा? सीएल कार्लाई, सीएल कार्लाइल द्वारा 1871 में राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जो कि कार्य कब से प्रारंभ किया? 1871 ईस्वी के अंतर्गत, इसके कार्य प्रारंभ करने वाले कौन थे? सीएल कार्लाई के द्वारा। जबकि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 ईस्वी में। और साथियों अभिलेखों का अध्ययन, इसी के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं अभिलेख, जिसमें अभिलेखों का अध्ययन अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। जबकि सिक्कों का अध्ययन साथियों अपन राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण की शुरुआत 1871 में सीएल कार्लाई के द्वारा, जिसमें अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। जबकि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेस्मेटिक्स। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत अभिलेखों का अध्ययन साथियों सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। जबकि अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक्स, जबकि अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख साथियों राजस्थान का राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? बड़ली का अभिलेख। किसका? बड़ली का अभिलेख। इसी प्रकार साथियों सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है, जबकि सिक्कों का अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। और राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? बड़ली का अभिलेख। किसका अभिलेख? बड़ली का अभिलेख। साथियों बड़ली का अभिलेख अपन पढ़ रहे हैं आज। किसका अभिलेख? बड़ली का अभिलेख, जो अपना राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है, बड़ली का अभिलेख। ये बड़ली का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? बड़ली का अभिलेख साथियों राजस्थान में कहां से? बिनाई। कहां से? बिनाई। बिनाई कहां पर है? बिनाई। जिला कौन सा है? केकड़ी। जिला कौन सा है? केकड़ी। बिनाई किस जिले के अंतर्गत है? केकड़ी जिले के अंतर्गत है। और बड़ली का अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख कैसा है? सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है?
सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? बड़ली का अभिलेख, जो कि कहां से प्राप्त हुआ? भिनाई, केकड़ी से। और साथ ही ब्राह्मणी लिपि एवं जैन धर्म की जानकारी। ये बड़ली का अभिलेख किस लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में। लिपि कैसी है इसकी? ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है और इसमें जैन धर्म की जानकारी मिलती है। किस धर्म की? जैन धर्म की जानकारी। किस धर्म की जानकारी मिलती है? जैन धर्म की जानकारी। और बड़ली का अभिलेख जो कि भिनाई जिला कौन सा है? केकड़ी से प्राप्त हुआ। और राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा अपना साथियों? बड़ली का अभिलेख। और बड़ली का अभिलेख किस लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में। और किस धर्म से संबंधित है ये? जैन धर्म से। किस धर्म की जानकारी देता है ये? जैन धर्म की जानकारी देता है साथियों। अगला आता है गटियाला शिलालेख। कौन सा शिलालेख? गटियाला शिलालेख। अगला शिलालेख कौन सा है अपना? गटियाला शिलालेख। गटियाला शिलालेख, ये राजस्थान में गटियाला शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ? फलोदी जिले से। कहां से? फलोदी से। फलोदी। गटियाला शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ? फलोदी से। और साथियों फलोदी में 861 ईस्वी में। कब प्राप्त हुआ ये? 861 ईस्वी में। और किसका अभिलेख है साथियों ये? प्रतिहार प्रतिहार शासक कुक्कुक का। किसका है? गुर्जर प्रतिहार शासक कुक्कुक का। इसे माता की साल भी कहा जाता है। इस गटियाला शिलालेख को इसे इस गटियाला शिलालेख को क्या कहा जाता है? माता की साल। और ये साथियों गटियाला शिलालेख गुर्जर प्रतिहार शासक कुक्कुक का शिलालेख है। किसका? कुक्कुक का। इसका लेखक कौन है साथियों? इसका लेखक लेखक कौन है इसका? मारतीव मग। इस गटियाला शिलालेख के लेखक कौन है? मारतीव मग। जबकि इसके उत्कीर्णकर्ता इस गटियाला शिलालेख के उत्कीर्णकर्ता कौन है? कृष्णेश्वर। जबकि लेखक कौन है? मारतीव मग। साथियों राजस्थान में पहली बार सती प्रथा की जानकारी। राजस्थान में राजस्थान में पहली बार सती प्रथा की जानकारी किस शिलालेख में मिलती है? गटियाला शिलालेख में। साथियों गटियाला शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ? फलोदी जिले से। 861 ईस्वी का है। और यह शिलालेख साथियों गुर्जर प्रतिहार शासक कुक्कुक के समय का शिलालेख है। और साथियों इसको क्या कहा जाता है? माता की साल। क्या कहा जाता है इस शिलालेख को? माता की साल भी कहा जाता है। और इसका लेखक कौन है? मारतीव मग। लेखक कौन है इसका? मारती मग है। और इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है? कृष्णेश्वर। और राजस्थान में पहली बार सती प्रथा की जानकारी इस शिलालेख में मिलती है। किस शिलालेख में मिलती है साथियों? इस कौन सा शिलालेख है ये अपना? गटियाला शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? गटियाला शिलालेख, जो कि फलोदी जिले के अंतर्गत पाया गया। और 861 ईस्वी का शिलालेख है। अगला आता है अपना ओसिया का शिलालेख। कौन सा? ओसिया का शिलालेख। ओसिया कहां पर है साथियों? जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत। जहां का शिलालेख कौन सा है? ओसिया का शिलालेख। ओसिया का शिलालेख, ये ओसिया का शिलालेख कहां का है? जोधपुर ग्रामीण।
इस ओसिया के शिलालेख में किसकी जानकारी मिलती है? वर्ण व्यवस्था। किसकी जानकारी? वर्ण व्यवस्था। किसकी जानकारी मिलती है? इस ओसिया के शिलालेख में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अगला आता है अपना किराडू का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? किराडू। किराडू का शिलालेख साथियों राजस्थान में किराडू का शिलालेख कहां पर है? इसको राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो। किराडू कहां पर है साथियों? हातमा गांव। हातमा गांव जिला कौन सा है? बाड़मेर। जिला कौन सा है? बाड़मेर। और साथियों ये किराडू का शिलालेख कब का है? 1166-61 ईस्वी का। कब का शिलालेख है ये? 1161 ईस्वी का। और इस किराडू के शिलालेख, किराडू को क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो। क्या कहा जाता है इस किराडू को? राजस्थान का खजुराहो, जो कि कहां पर है? किराडू का शिलालेख आत्मा गांव। और आत्मा गांव कहां पर है? बाड़मेर के अंतर्गत है। और साथियों ये संस्कृत भाषा में, ये शिलालेख किस भाषा में है? भाषा कैसी है इसकी? संस्कृत। भाषा कैसी है? संस्कृत। संस्कृत। और साथियों इस किराडू के शिलालेख के अंतर्गत परमाणु की उत्पत्ति माउंट आबू के गुरु वशिष्ठ के, इसकी उत्पत्ति, परमाणु की उत्पत्ति किससे बताई गई है? इस शिलालेख के माध्यम से परमाणु की उत्पत्ति परमाणु की उत्पत्ति किससे बताई गई है? माउंट आबू में गुरु वशिष्ठ के द्वारा एक यज्ञ करवाया गया, जिससे उत्पत्ति किसकी बताई जाती है? परमाणु की। और वो किस शिलालेख के अंतर्गत? ओसिया का शिलालेख। ओसिया का शिलालेख साथियों राजस्थान के जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत रखा है। ये शिलालेख कहाँ का है? जोधपुर जिले के जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत। और साथियों ओसिया के शिलालेख के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और किराडू का शिलालेख हातमा गांव, जिला कौन सा है? बाड़मेर। और ये साथियों किराडू का शिलालेख 1161 ईस्वी का। और इसकी भाषा कैसी है? संस्कृत। और राजस्थान का, इस किराडू को क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो। और साथियों किराडू का शिलालेख के अंतर्गत परमाणु की उत्पत्ति माउंट आबू में गुरु वशिष्ठ के द्वारा एक यज्ञ करवाया गया, जिससे उत्पत्ति किसकी मानी जाती है? परमाणु की उत्पत्ति। अगला आता है अपना बीकानेर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? बीकानेर प्रशस्ति। ये बीकानेर प्रशस्ति कहां पर है साथियों? बीकानेर के अंतर्गत। कहां पर? बीकानेर में। कब खोजा गया? 1594 ईस्वी को। इसके लेखक कौन है इसके साथियों? जैता। इस बीकानेर प्रशस्ति के लेखक जैता है, जबकि 1594 ईस्वी का ये। अगला आता है इसके दोनों तरफ जयमल एवं फत्ता की मूर्ति गजारूढ़ लगी हुई है। इस बीकानेर प्रशस्ति में जयमल इस बीकानेर प्रशस्ति, जो कि बीकानेर के अंतर्गत 1594 ईस्वी की है, इसके लेखक जैता है। जयमल एवं पत्ता की दोनों तरफ गजारूढ़ मूर्ति लगी हुई किस प्रशस्ति पर है? बीकानेर प्रशस्ति में। और साथ ही इस बीकानेर प्रशस्ति में राव बीका से राम सिंह तक का उल्लेख है। इस बीकानेर प्रशस्ति में राव बीका से, किसके? राव बीका से
इस बीकानेर प्रशस्ति में राव बीका से राम सिंह तक का क्या मिलता है उल्लेख। इसमें राजा राय सिंह के प्रधानमंत्री करमचंद द्वारा बीकानेर प्रशस्ति साथियों जूनागढ़ दुर्ग, कौन सा, जूनागढ़ दुर्ग, कहां पर लगी हुई है बीकानेर प्रशस्ति, जूनागढ़ दुर्ग। और साथियों इस जूनागढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है, जमीन का जेवर। क्या कहा जाता है, जमीन का जेवर। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है, इस जूनागढ़ दुर्ग को। और साथियों बीकानेर प्रशस्ति बीकानेर जिले के अंतर्गत किस दुर्ग में, जूनागढ़ दुर्ग में, जो कि 1594 ईस्वी में। लेखक कौन है इसके, जयता। और साथियों इस जूनागढ़ दुर्ग में ही जयमल एवं पत्ता की दोनों तरफ गजारूढ़ एक मूर्ति लगी हुई है, जो भी किस किस प्रशस्ति का है, बीकानेर प्रशस्ति। और साथियों इस बीकानेर प्रशस्ति में राव बीका से राम सिंह तक का क्या मिलता है उल्लेख, क्या मिलता है उल्लेख। साथियों इसमें राम सिंह के प्रधानमंत्री, इस जूनागढ़ बीकानेर प्रशस्ति में राम सिंह के प्रधानमंत्री, इस बीकानेर प्रशस्ति के अंतर्गत जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण, साथियों इस बीकानेर प्रशस्ति के अंतर्गत जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राम सिंह के प्रधानमंत्री करमचंद द्वारा जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण बताया गया है। किस प्रशस्ति के अंतर्गत, बीकानेर प्रशस्ति के अंतर्गत। कौन सी प्रशस्ति है, बीकानेर प्रशस्ति। अगली आती है रणकपुर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति, रणकपुर। रणकपुर प्रशस्ति राजस्थान में कहां पर है, पाली के अंतर्गत। और साथियों ये प्रशस्ति कब की है, 1439 ईस्वी की। कब की, 1439 ईस्वी। रणकपुर प्रशस्ति 1439 की। और इसके शिल्पी कौन है, इस रणकपुर प्रशस्ति के शिल्पी कौन है साथियों, देपाक। रणकपुर प्रशस्ति के शिल्पी कौन है, देपाक। और इसमें बप्पा रावल एवं काल भोज को, साथियों इस रणकपुर प्रशस्ति में किसको, बप्पा रावल। रणकपुर प्रशस्ति पाली में 1439 ईस्वी की प्रशस्ति है। इसके शिल्पी देपाक है। और इसके अंतर्गत बप्पा रावल एवं काल भोज को अलग अलग बताया है। क्या बताया है, रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल एवं काल भोज को क्या बताया है, अलग अलग। जबकि बप्पा रावल एवं काल भोज एक ही व्यक्ति का नाम है, जिसकी जबकि रणकपुर प्रशस्ति में मात्र एक, रणकपुर प्रशस्ति में क्या बताया है, बप्पा रावल एवं काल भोज को अलग अलग। अगली आती है अपनी साथियों राज प्रशस्ति। कौन सी, राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति कहां पर है, राजसमंद। राज प्रशस्ति कहां पर है, राजसमंद, जो कि 1676 की। कब की है साथियों ये, 1676 ईस्वी की। राज प्रशस्ति कब की है, 1676 ईस्वी की। और इस राज प्रशस्ति में राजसमंद झील पर ये राज प्रशस्ति राजसमंद जेल पर नौ चौकी पाल पर 25 काली पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण। कितनी, 25।
उत्कीर्ण है साथियों, जो कि कौन सी प्रशस्ति, अपनी राज प्रशस्ति। और साथियों एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है ये, एशिया की एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति। और किस भाषा में है ये, संस्कृत भाषा में। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। भाषा कौन सी है इसकी, संस्कृत भाषा में। और इसके लेखक कौन है, रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन है, रणछोड़ भट्ट तेलंग। इस राज प्रशस्ति के लेखक कौन है, रणछोड़ भट्ट तेलंग। राज प्रशस्ति राजसमंद जिले के अंतर्गत 1676 ईस्वी की, और साथियों राजसमंद जिले की नौचो की पाल पर लिखी हुई 25 काली पट्टिकाओं पर लिखी हुई प्रशस्ति कौन सी, अपनी राज प्रशस्ति। और साथियों राज प्रशस्ति एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। कैसी है, एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति। और इसकी भाषा कैसी है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई। और लेखक कौन है इसके, रणछोड़ भट्ट तेलंग। इसके लेखक कौन है, रणछोड़ भट्ट तेलंग। अगला आते अपनी कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगली अपने जो अपने अगले लेख हैं उनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।